जिस्म के दलालों के बीच बिकती गई एक मासूम लड़की। राजस्थान के जिला बूंदी के एक गांव शंकरपुरा में जन्मी कंजर युवती पिंकी की दास्तान दुखद और फिल्मी सी है। पिंकी बेहद सा खूबसूरत थी, पर उसकी बदकिस्मती ये थी कि जब वो 15 साल की हुई तो माँ बाप का साया उसके सिर से उठ गया था। लेकिन वो लावारिस कहलाने से इसलिए बच गई क्योंकि उसके पिता ने 2 शादियां की थी। जब सगे माँ बाप की मौत हो गई तो सौतेली माँ ने उसे सहारा दिया। सौतेली माँ के पास भी स्थायी आमदनी का कोई जरिया नहीं था, इसलिए वो पिंकी को साथ लेकर शंकरपुरा में ही रहने वाले अपने भाई राजा उर्फ ठेला के घर ले गई। इस तरह पिंकी की छत तो मिल गई, पर प्यार नहीं मिला। सौतेले मामा राजा के घर की भली माली हालत ठीक नहीं थी। जैसे तैसे खींच तान कर तीनों का गुजारा होता था। कई बार तो फांकों की भी नौबत आ जाती थी। 15 साल की पिंकी पर यौवन का कुछ इस तरह मेहरबान हो गया था कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। कंजरों में उसकी जितनी खूबसूरत लड़कियां कम ही होती हैं, वो लोगों की चुभती निगाहों में नावाफिक नहीं थी। हालांकि पिंकी कहने भर को पढ़ी लिखी थी, पर समझ उसमें जमाने भर की आ गई थी। सौतेली माँ के घर का माहौल पिंकी को रास नहीं आ रहा था, इसलिए अक्सर उसे अपने माँ बाप की याद आती रहती थी, जिन्होंने उसे लेकर ढेरों सपने संजोए थे। खुशी क्या होती है ये पिंकी सौतेले माँ के घर जाकर मामा के घर जाकर भूल चुकी थी। जहाँ असंभव था, रोज की ज़रूरतों को लेकर मारा मारी थी और उन्हें पूरा करने के लिए ढेर सारे समझौते करने पड़ते थे। इकलौती अच्छी बात यह थी कि सौतेली माँ और मामा उस पर अत्याचार नहीं करते थे। कुछ दिनों की तंगहाली के बाद पिंकी ने महसूस किया कि वो अब घर में पैसा आने लगा है। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पैसा बरसने लगा था, बल्कि ये था कि अभाव कम हो चले थे और ज़रूरतें पूरी होने लगी थी। अब किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ता था। पैसा कहाँ से आए और कैसे आ रहा है ये पता करने के लिए पिंकी को कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। गांव और आसपास के कुछ रसूखदार पैसे वाले लोगों को उसके घर आना जाना शुरू हो गया था। उन लोगों के आते ही सौतेली माँ उनके साथ एक कमरे में बंद हो जाती और 4-6 घंटे बाद जब उनके जाने पर बाहर निकलती तो उसका जिस्म भले ही निढाल होता, पर चेहरे पर रौनक होती थी। ये रौनक उन पैसों की देन थी जो उसे शरीर बेचकर मिलते थे। पिंकी अब पहले से नासमझ और मासूम नहीं रह गई थी। वो इस सब का मतलब समझने लगी थी। जब कभी कभी बड़ी बड़ी कारें भी सौतेली माँ को लेने आती थीं, तो ये 3-4 दिन बाहर रहकर लौटती तो उसके पास नोटों की गड्डियाँ होती थी। इस पर पिंकी को गुस्सा और तरस दोनों आता था कि क्या ज़रूरत है ये दे बेचने की। तीनों मिलकर मेहनत मजदूरी करके इतना कमा सकते हैं कि इज्जत से गुजारा कर सकें। उसे इस माहौल में घुटन सी होने लगी थी। अब वो कोठेनुमा इस घर से आज़ाद होने की सोचने लगी थी, पर यह आसान काम नहीं था। शंकरपुरा के बाहर की दुनिया इससे जुदा नहीं होगी, ये भी पिंकी की समझ में आने लगा था। कहीं भाग जाना, ये चले जाना उसके बस की बात नहीं थी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम साकिब है और आप देख रहे हैं स्टोरी बाई चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आने जाने वाले ग्राहकों की नज़रें पिंकी के खिलौने खिलते यौवन पर पड़ने लगी थी। इससे वो और घबरा जाती थी कि ऐसा ना हो कि उसे भी दे धंधे की दलदल में धकेल दिया जाए। हालांकि अभी तक माँ या मामा की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं की गई थी, पर उसका डर अपनी जगह स्वाभाविक था, क्योंकि अक्सर मामा खुद माँ के लिए ग्राहक ढूंढ कर लाता था। कोई 3 साल पहले एक दिन राजा ने बताया कि अब उसे ग्वालियर के रेशमपुर जो बदपुरा के नाम से जाना जाता है, में रहने वाले मौसा के यहाँ जाना है, जो उसे वहाँ कोई अच्छा काम दिला देंगे। मुद्दत से आज़ादी के लिए छटपटा रही पिंकी ने जब ये खबर सुनी तो खुशी से झूम उठी कि चलो अब ज़िंदगी रास्ते पर आ जाएगी। वो ग्वालियर में मेहनत करके कमाएगी, इसलिए वो झट से राजी हो गई। जल्दी मामा ने उसे मौसा के पास ग्वालियर पहुँचा दिया। ग्वालियर में 4 दिन भी चैन से नहीं गुजरे थे कि मौसा, जिसका नाम पान सिंह और पप्पू था, उसने अपना असली रूप दिखा दिया। अपनी बेटी समान पिंकी से ये कहते उसे कतई शर्म नहीं आई कि अब उसे यहाँ कर धंधा करना होगा। अब पिंकी को समझ में आया कि क्यों कुछ दिनों से मामा उससे नरमी से पेश आ रहा था, लेकिन जब धंधा ही करवाना था तो उसे यहाँ लाकर क्यों छोड़ा गया। ये काम तो वो गांव में भी करवा सकती थे। ये बात पिंकी की समझ में तुरंत नहीं आई। चूँकि वो इस पेशे में नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो पान सिंह के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई कि उससे ये पाप ना करवाया जाए। उसके गिड़गिड़ाने का पान सिंह पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टे उसने पिंकी को बताया कि उसका मामा उसे 9 लाख रुपये में बेच गया है। ये सुनकर पिंकी के होश
फाख्ता हो गए। अब उसकी समझ में आ गया कि सौतेली माँ और मामा ने किस्तों में पैसा कमाने के बजाय एक मुश्त मोटी रकम कमा ली है अपनी किस्मत पर। वो खूब रोई। भागने या बचाने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो पान सिंह के इशारों पर नाचने लगी। रोज ग्राहक आते थे जिनसे पान सिंह अच्छे पैसे वसूल करके उसे उनके साथ कमरे में बंद कर देता था। ग्राहक उसे तबीयत से नोचते खोजते थे और पूरी कीमत वसूल कर चलते बनते थे। धीरे धीरे पिंकी को पता चला कि उस इलाके के ज़्यादातर मकानों में यही काम होता है। पिंकी को एहसास हो गया कि उसकी ज़िंदगी में कि यही नियमिती है। गांव में रहते वो सपने देखा करती थी कि उसकी शादी हो गई और ये उसका एक अच्छा खासा देवता समान पति, जिसके लिए वो सुबह शाम खाना बनाती है, उसके कपड़े प्रेस करती है और उसका खूब ध्यान रखती है, वो भी उसे खूब प्यार करता है। लेकिन यही रोज़ एक नए मर्द से उसकी शादी होती थी जो प्यार के नाम पर 2-4 घंटे में अपने जिस्मानी प्यास बुझाकर चलता बनता था। कभी कभी पिंकी को अपने जिस्म से घिन आती थी, शरीर ही नहीं बल्कि उसे तो अपनी आत्मा से भी घिन आने लगी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। पान सिंह के लिए वो टकसाल सा नोट छापने की मशीन थी जो रोज़ हज़ारों रुपये उगलती थी। एवज में उसे अच्छा खाना पानी, कपड़े और कॉस्मेटिक का सामान मिलता था। वो एक ऐसी कठपुतली थी जिसकी डोर रिश्ते के इस मौसा पान सिंह की उंगलियों में बंधी थी। ग्वालियर में रहते पिंकी ने हज़ारों ग्राहकों को निपटाया। कुछ ही महीनों में वो एक माहिर कारीगर या वेश्या बन गई। उसके भीतर की भोली भाली अल्हड़ लड़की वक्त से पहले ही एक तजुर्बेकार औरत में तब्दील हो गई। वो खुद इस बदलाव को महसूस कर रही थी, पर दिल की बात साझा करने के लिए कोई साथी नहीं था। एक ऐसे मर्द की चाहत उसे हमेशा रहती थी जो ग्राहक ना हो, शरीर से परे उसे और एक औरत समझे, पर इस धंधे में आमतौर पर ऐसा नहीं होता, इसलिए वो ऐसी बातें सोचने से भी घबराने लगती थी। लेकिन पिंकी की ये गलतफहमी गलत साबित हो गई हुई कि 16-17 साल की उम्र में ही उसे ने दुनिया देख लिया है। एक दिन पान सिंह ने उसे नागपुर की 2 मशहूर तवायफों बंटी और परवीन के हाथों 15 लाख रुपये में बेच दिया। ये सौदा कब और कैसे हो गया, पिंकी को इसकी हवा भी नहीं लगी। देव्य व्यापार के इस धंधे की महज साल भर में ही वो खुद को प्रोफेसर समझने लगी थी। वो उसकी नर्सरी क्लास था। चूंकि पिंकी जवान थी और शरीर अभी तक कसा हुआ था, इसलिए परवीन के ठेकेबाज का पान सिंह को 15 लाख रुपये दे दिए। पान सिंह ने उसे बेचकर 6 लाख रुपये का मुनाफा तो कमाया ही, इससे ज़्यादा भी उसने साल भर में उससे ग्राहकों के ज़रिए कमा लिए थे। इस तरह पिंकी ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर नागपुर चली गई। ग्वालियर से नागपुर के रास्ते भर में उसकी समझ आ गया था कि एक तवायफ की ज़िंदगी में ना कोई एहसास होता है, ना जज्बात। वो दलालों की जायदाद होती है, इससे आगे ये ज़्यादा कुछ नहीं। नागपुर की गंगा जमुना गली देव व्यापार के लिए इस तरह जानी जाती है जैसे मुंबई का रेड लाइट इलाका कमाटीपुरा। परवीन वहाँ का जानी मानी तवायफ थी। उसकी जान पहचान देश भर की देव मंडियों के कारोबारी और दलालों से थी। इस गली में दाखिल होते ही पिंकी को एहसास हो गया कि उमरा जान जैसी फिल्मों में कुछ गलत नहीं दिखाया गया था। जो कुछ बदलाव आए हैं वो लोगों को दिखते ही नहीं, या लोग जान पूछकर उनसे वास्ता नहीं रखते थे। यही सिक्के हैं। सिक्के के 2 पहलू हैं। नागपुर आकर पिंकी को लगा कि इससे बेहतर वो ग्वालियर ही था, क्योंकि परवीन की सरस्वती में उसे कई बार लगातार 20 ग्राहकों को निपटाना पड़ता था। परवीन जल्द से जल्द पान सिंह को दिए 15 लाख रुपये उसकी चमड़ी से वसूल लेना चाहती थी। यहाँ की कॉल गर्ल्स के बीच भंदे हंसी मजाक होते थे, जिससे शुरू में पिंकी परहेज करती रही, लेकिन बाद में उसे लगा कि एकाकीपन में से बचने के लिए इसी माहौल को हिस्सा बन जाना ही बेहतर होगा। परवीन की उम्र और जिस्म दोनों ढलान पर थे, फिर भी जो वो जितना हो सकता था अपनी शरीर बेचती थी, पर बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए वो अब लड़कियों की खरीद फरोख्त भी करने लगी थी। एक तरह उसका रोल कोठों की मासूमी और सलीका था, जो लड़कियों से ज़रूरत के मुताबिक नरमी और सख्ती दोनों से पेश आना जानती थी। परवीन के यहाँ सुबह की ग्राहक आने लगते थे। यहाँ देश के हर इलाके के लोग आते थे, जिनमें से कुछ शौकिया तो कुछ आदी होते थे। इन लोगों की दलालों की भाषा में पिंकी नया माल थी, इसलिए उसकी फरोख्त और कीमत ज़्यादा थी। वो मशीन की तरह उठती और बुत की तरह जब वक्त मिलता तो सो जाती थी। पिंकी की समझ में अच्छी तरह आ गया था कि उसकी हालत जहाज के उस पंछी जैसी है जो बीच समुद्र में जहाज से उड़कर पंछी कितनी भी दूर चला जाए, कोई ठौर ठिकाना ना मिलने पर उस छक मार के वापस आना ही पड़ता है। अब सब कुछ उसके सामने खुली किताब की तरह था। जिस दिन परवीन के 15 के 50 लाख बना लेगी, उस दिन उसे 10-20 लाख रुपये में किसी और के हाथ बेच देगी। ये किस्मत की बात होगी कि
वो कहाँ जाएगी, हैदराबाद, मुंबई, पुणे या फिर कोलकाता। जल्द ही गंगा जमुना गली की ऐसी रौनक बन गई थी जिसकी खुद की जिंदगी स्याही थी। भागने का ख्याल भी इन बदनाम गलियों में से किसी गुनाह से कम नहीं होता। इसलिए पिंकी आज़ादी के सपने नहीं देखती थी, पर उसका एक राजकुमार वाला सपना अभी टूटा नहीं था। शायद कॉल गर्ल्स की ज़िंदगी का सहारा यही सपना होता है, मकसद भी जिसके बारे में वही बेहतर जानती है। ऐसी फिल्में और किताबें बातें सोचते सोचते वो बूढ़ी हो जाती है और फिर खुद की जैसी दूसरी मजदूर और वक्त की मारी लड़कियों को इस दलदल में धकेल कर धंधा करवाने लगती है, जिससे बुढ़ापा चैन सुकून से और आराम से कट सके। उनके इस लालच या स्वार्थ से कितनी लड़कियों का सुकून और चैन छिन जाता है, वे उससे कोई वास्ता नहीं रखती। तो दोस्तों, हमारा ये पार्ट 1 है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा इसके बारे में तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट मिलेगा आपको कल। तो अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इस बारे में आपकी क्या राय है। छोटी सी मासूम सी बच्ची जिसका उसके मामा ने गलत फ़ायदा उठाया, उसके मौसा ने गलत फ़ायदा उठाया, उसके मौसा ने किसी दूसरे के हाथ बेचा, उसने भी उसका गलत फ़ायदा उठाया। तो दोस्तों, मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो केवल एक एजुकेशन पर्पस और आज के टाइम के लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जय हिंद दोस्तों।